नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। यह वीकली करंट अफेयर्स सीरीज की 17th वीडियो है, जिसमें हम लोग 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में जितने भी न्यूज इवेंट्स हुए हैं उनको क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं या देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में भी आपको अटैच्ड मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिविक से है। विथ रेफरेंस टू द इंटरस्टेट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टैटिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। It supports center state and interstate coordination and cooperation in India। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। क्या प्रेसिडेंट होते हैं? तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी रॉन्ग है, आर्टिकल 263 होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट? तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन interstate council is a mechanism that we constituted to support center state and interstate coordination and cooperation in India। ठीक है, तो बेसिकली ये फेडरलिज्म को और एनहांस करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल बनाई गई थी कि ताकि कोऑपरेशन बना रहे बिटवीन द स्टेट्स as well as between the states and the central government। ठीक है, the council is basically meant to serve as a forum for discussion among various governments। The interstate council established under article 263 of the Indian constitution। ठीक है, और जो कि president may constitute such a body if need is felt for it। ठीक है, तो president उस body को constitute करती है। फिर इन 1988 में आपको पता ही होगा सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन था, सरकारीय कमीशन suggested the council should exist as a permanent body and in 1990 it came into existence through a presidential order। ठीक है, तो सरकारी कमीशन में बहुत सारे रिकमेंडेशन, तो उसमें से वन ऑफ द रिकमेंडेशन था इंटरस्टेट काउंसिल, तो वो परमानेंट बॉडी है। द काउंसिल्स मेजर फंक्शंस क्या क्या है? इन्वेस्टिगेट एंड एडवाइज ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं बिटवीन स्टेट्स का, लैंड से रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, तो वो भी सॉल्व होगा। टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस मैटर इन विच टू और मोर स्टेट्स ऑफ द यूनियन हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर ग्रेटर पॉलिसी एंड एक्शन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये मेनली सारे स्टेट्स को और पूरे इंडिया को एक साथ लेकर चलने के लिए बात की गई है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। साथ ही साथ में और मेंबर्स कौन होते हैं? तो जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं सारे स्टेट्स के एंड यूनियन टेरिटरीज के भी चीफ मिनिस्टर, जैसे कि दिल्ली के, पुडुचेरी के, विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनाइटेड यूनियन टेरिटरीज के। साथ ही साथ 6 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब भी होते हैं। इन द सेंटर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आर आल्सो द मेंबर। ठीक है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? तो ये भी सिविक सही है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76, 81, 83 या 74? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आर्टिकल 83 इज द करेक्ट आंसर, जो कि प्रोवाइड करता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा में क्या होता है? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। पता ही है कि वो डिसोल्यूशन नहीं होता, उसमें 1/3 ऑफ द मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा सेकंड हाउस है लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा और ये राज्यसभा, हाउसेस ऑफ द पीपल, वो डिसॉल्व हो जाता है एंड शैल कंटिन्यू 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years शैल ऑपरेट ए डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। ठीक है, तो 5 साल के लिए होता है, ये डिसोल्यूट हो जाता है, फिर से इलेक्शन होता है और जो भी इलेक्टेड होंगे वो बन जाएंगे नए मेंबर्स। व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी का
सिचुएशन होता है, जो हाउस का सेशन पीरियड होता है वो एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ लॉ फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम। ठीक है, 1 साल मैक्सिमम हो सकता है, एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट। ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो वो 1 साल के लिए मैक्सिमम एक्सीड हो सकता है, और अगर इमरजेंसी थम गई है, समाप्त हो गई है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको सेशन को, जो भी ड्यूरेशन है उसको खत्म करना पड़ेगा और नया इलेक्शन हेल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक से ही मेनली सिविक्स में आते हैं क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: जॉर्डन, सीरिया, यमन, इजिप्ट, इराक, सऊदी अरेबिया। हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज गिवन अबव बॉर्डर इजराइल। ठीक है, तो आपको पता ही है जो इसराइल में बहुत ज्यादा अभी इसराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है, या फिर कह सकते हैं इसराइल पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है, एक टाइप ऑफ वॉर लाइक सिचुएशंस ऑलरेडी है बहुत टाइम से ही। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज है? जॉर्डन बिल्कुल सही है, सीरिया भी सही है। क्या यमन है? तो यमन नहीं होगा। इजिप्ट है तो इजिप्ट यस इज करेक्ट। इराक नो। सऊदी अरेबिया नो। तो ओनली 3 कंट्री, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो ओनली 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको मैप में मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेनली जब इसराइल नया नया फॉर्म हुआ था 1948 में बना था इसराइल। ठीक है, अरब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है। ठीक है, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मेनली इसराइल का पार्ट था, और जो पैलेस्टाइन था वो पिंक वाला पार्ट था मेनली। ठीक है, इधर में है आपका डेड सी, और ईस्टर्न साइड में डेड सी है, और वेस्टर्न साइड में इसराइल का मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, ये तो 1947 के टाइम पे था। फिर आफ्टर द 1967 वॉर, ठीक है, जो 6 डे वॉर हुआ था, उसमें इसराइल ने बहुत सारे एरिया जो है वो कब्जा कर लिया है पैलेस्टाइन का। ठीक है, जैसे आज का गाजा पट्टी बस इतना सा ही है, बस ये वाला पार्ट ही है। लेकिन उस समय जब आजाद हुआ था तो पैलेस्टाइन का ये सारा पार्ट हुआ करता था। ठीक है, अब धीरे धीरे पैलेस्टाइन की जो कॉलोनीज है और ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जा रही है और छोटी भी हो जा रही है। तो इसके साथ साथ में जो नेबरिंग कंट्रीज है कौन कौन है, तो सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का है, फिर जॉर्डन, जॉर्डन के साथ साथ ऊपर में जाएंगे तो सीरिया, लेबनान, एंड साथ ही साथ में पैलेस्टाइन ऑब्वियसली होगा। ठीक है, पैलेस्टाइन वेस्ट बैंक, जो पैलेस्टाइन में मेनली 2 ही एरियाज है, एक वेस्ट बैंक एंड सेकंड इज गाजा। ठीक है, जहां पर वॉर हो रहा है मेनली। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, उसी से रिलेटेड ही है, ज्योग्राफी से। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें हाउ मेनी पेयर्स जो है करेक्ट बताया गया। बदख्शान क्या इराक में है? तो नहीं। हेरात, हेरात प्रोविंस कहाँ है? अफगानिस्तान में, बिल्कुल सही है। जेबेलिया रिफ्यूजी कैंप क्या वो सीरिया में है? तो नहीं, ये पैलेस्टाइन में है। ठीक है, तो ये भी वॉर से ही रिलेटेड है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत कुछ हलचल चल रहा है। तो ओनली वन ऑप्शन जो है पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बदख्शान जो है अफगानिस्तान में है, हेरात प्रोविंस जो है अफगानिस्तान में अगेन, एंड जेबेलिया रिफ्यूजी कैंप जो है वो पैलेस्टाइन में है। ठीक है, पता ही है आपको, बहुत बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेफ्यूजी कैंप्स कह सकते हैं उसको। और बहुत सारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो सीरिया से, लेबनान से, इधर पैलेस्टाइन से, वो लोग वहीं पर मैक्सिमम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग statements. It is a crystalline metal with a layer of oxide on its surface which makes it resistant to corrosion. Alloys containing these metals are used in jet engines. It is used in magnets for particle accelerators and MRI scanners due to its superconducting properties. It is obtained from the mineral columbite. The above mentioned statement refer to which metal? ठीक है, लिथियम, टेल्यूरियम, जर्मेनियम, नायोबियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस सारे जो प्रॉपर्टीज है किसके लिए है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नायोबियम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सिल्वरी सा सब्सटेंस है जिसपे ऑक्साइड का लेयर होता है। वो ऑक्साइड लेयर होगा तो ऑब्वियसली वो रेसिस्टेंट टू कोरोशन होगा। जेट इंजन्स बनाने में, एमआरआई स्कैनर्स की सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, और ये ऑब्टेन भी होते हैं मिनरल कोलम्बाइट से। ठीक है, तो सेंटर हैज amended a key law so that it can specify
competitive royalty rates for the mining of 3 strategically significant minerals। बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। कौन कौन से? तो लिथियम ऑब्वियसली बैटरीज, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। नायोबियम जो फीचर्स मैंने अभी पढ़े। फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मेटल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो लिथियम पता है, ये लिथियम बैटरीज, ये सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट अल्कली मेटल्स, बहुत नायोबियम की तरह ही लगता है। इट्स वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज, पता ही है। ठीक है, लिथियम आयन जितने भी मोबाइल लैपटॉप्स इन सब में बैटरीज होती है उसी के होते हैं। एंड नायोबियम जो है वो थोड़ी बहुत लाइट ग्रेइश कलर क्रिस्टलाइन मेटल्स जिसमें कोटिंग होती है ऑक्साइड की। ठीक है, ऑक्साइड की कोटिंग होती है, रेसिस्टेंट प्रूफ होगा, इसीलिए उसको एलॉयज में भी यूज किया जाता है जैसे स्टेनलेस स्टील्स। ठीक है, फिर alloys containing niobiums are used in jet engines, beams and girders for buildings, and oils and gas pipelines में भी use होता है। It is also used in magnet for particle accelerators। ठीक है, तो hadron collider जो होते हैं उन सब में भी यूज किया जाता है। MRI स्कैनर जो होते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर्स में भी यूज होता है, कि सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है ना। And the main source of the element is mineral columbite, which is found in the countries such as Canada, Brazil, Australia, Nigeria में mainly इसके आपके माइंस मिल जाएंगे ऐसे मेटल्स के। ठीक है, एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो मेनली जो 17th एलिमेंट है ना, मेनली जो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के जो मेटल्स होते हैं सीरीज में, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा केमिस्ट्री तो आपको पता ही होगा, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, उनमें से बहुत सारे जो हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं। वेरी सिमिलर लस्टरस सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हेवी मेटल्स, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। रेयर अर्थ कंपाउंड्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे लेजर्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इन सब में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं यूपीएससी में। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। विद रेफरेंस टू द हैबिटेट राइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट सेफगार्ड्स एंड प्रमोट ट्रेडिशनल लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल नॉलेज पास डाउन थ्रू जनरेशंस। तो हैबिटेट राइट्स के लिए ये क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट। there is not these are not given to particularly vulnerable tribal groups जिसको PVTGs कहते हैं। तो नॉट तो बिल्कुल नहीं है, इनको दिया जाता है हैबिटेट राइट। ठीक है, द बाइगा कम्युनिटी डज नॉट हैव दिस राइट। तो बाइगा एक पीवीटीजी है, इसको भी राइट मिला है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अ टोटल ऑफ 19 बाइगा विलेज पॉपुलेशंस, ठीक है, इतने पॉपुलेशन है, हैज गिवन द हैबिटेट राइट्स। दिस विलेज ऑफ द गौरेला ब्लॉक मेनली ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है। रिसीव द राइट्स इन स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गौरेला पेंड्रा मारवाही। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का एक नया नया डिस्ट्रिक्ट बना है। द बाइगा कम्युनिटी इज मोस्टली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजनांदगांव, क्वार्धा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, महेंद्र, भरतपुर, चिमरी एंड बिलासपुर। तो मेनली छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश से सटे हुए रीजन है वहां पर मेनली बाइगा कम्युनिटी ज्यादातर मिलती है। और हैबिटेट राइट होता क्या है? तो हैबिटेट राइट्स रिकॉग्निशन प्रोवाइड्स community concerned rights over their customary territory of habitation, socio-cultural practices, economic and livelihood means, intellectual knowledge of biodiversity, ecology, traditional knowledge of use of natural resources, as well as protection and conservation of their natural and cultural heritage। तो मेनली कहने का मतलब यह है कि जितने भी ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं और जो स्पेशली पीवीटीजीज जो होते हैं, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में टोटल पीवीटीजीज कितने हैं, कौन से ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, और सबसे मैक्सिमम स्टेट कौन से स्टेट में है? तो ओडिशा में आपको पीवीटीजी सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनके नॉलेज अलग होते हैं, उनका हैबिटेट, रहन सहन, स्टाइल ऑफ लिविंग, ड्रेसिंग, उनका सबका अलग होता है। ठीक है, तो जो भी नॉलेज है उनको, और जहाँ वो रहते हैं अलग अलग हैबिटेट है, तो उन सबको एक टाइप ऑफ राइट्स मिल चुका है। तो इट्स गुड फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, एंड हैबिटेट राइट्स आर गिवन टू द पीवीटीजीज अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। दैट इज क्या है? राइट्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी टेन्योर्स ऑफ हैबिटेट एंड हैबिटेशन फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एंड प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिस्ट। ठीक है,
पीवीटीजीज उन्हीं को कहा जाता है ना, जो बहुत ज्यादा पिछड़ा है। ट्राइबल्स में भी बहुत ज्यादा जो पिछड़े होते हैं उन्हीं को। अब द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जिसको रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट्स 2006, या फिर हम लोग जिसको बहुत आसान भाषा में कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग बेनिफिट्स, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टैमरिंड, ठीक है। ये इमली की बात की जा रही है, टैमरिंड। इट इज abundant in antioxidant which can counteract in inflammation। तो ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट में रिच होता है, तो इन्फ्लेमेशन जैसे सूजन हो जाती है तो वो कम करने में हेल्प करता है। इट कैन असिस्ट इन लोअरिंग हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। इट गार्ड्स आवर सेल्स अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम ही होता है कि फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडीज में बनते हैं उसे प्रोटेक्ट करना। इसीलिए जो फ्रूट्स खाने के लिए ये स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स खाने से बहुत अच्छा रहता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। इट हैज अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये स्टेटमेंट नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इमली का बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। तो इट इज अबंडेंट इन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो जो कि इन्फ्लेमेशन कम करने में, पेन दर्द स्वेलिंग होने में, जैसे आर्थराइटिस में होता है, हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर लेवल्स को रेगुलेट करता है। डिस्ट्रॉय द फाइबर दैट the dietary fiber present can assist in lowering the harmful cholesterol level, ठीक है। तो जो डाइटरी फाइबर्स इसके इमली में जो रेसे रेसे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसका मेनली जूस निकाल लेते हैं एक टाइप का, लेकिन उसके जो फाइबर्स डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो ऑब्वियसली जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो जाएगा। डाइजेशन को हेल्प करता है, स्मूथन कर देता है, और विटामिन सी रिच है। जितने भी खट्टे चीज होते हैं जैसे लेमन आंवला, ये सब विटामिन सी होते ही हैं। एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच। टैमरिंड गार्ड्स अवर सेल अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, जितने शरीर में फ्री रेडिकल्स बनेंगे उतना ही ज्यादा लोग एजिंग होंगे, मतलब बुढ़ापा जल्दी आने लगेगा। लोग, कोई कोई लोग होता है कि उनका एज कम है लेकिन देखने से लगता है कि बहुत ज्यादा एज हो चुका है, ठीक है। तो वो फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन से होता है। तो एंटी एजिंग बहुत सारे आपको क्रीम्स वो सब अकड़म बकड़म मिलने लगेंगे, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। आपको इस टाइप ऑफ फ्रूट्स खाने से, वेजिटेबल खाने से ज्यादा बेनिफिट होगा, और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा। टैमरिन डज नॉट कंटेन नेचुरल शुगर एज इट इज हैज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल Akshardham, constructed outside India in the modern era, was recently inaugurated. It was constructed in accordance with the old Hindu scriptures and incorporate elements of ancient Indian culture such as 10,000 figurines and statues, carving of Indian musical instruments and dancing styles. The temple is possibly the second largest after Angkor Wat in Cambodia. ठीक है। तो ये टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, ऑब्वियसली आपको पता ही यूएसए में इसका नया नया अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ। तो फ्लोरिडा, कोलोराडो, इंडियाना, न्यू जर्सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो न्यू जर्सी आपका इंग्लैंड में भी, आपको यूनाइटेड किंगडम में मिल जाएगा, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी है, साथ ही साथ यूएसए में भी है। तो न्यू जर्सी यूएसए, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो अक्टूबर 8 महंत स्वामी महाराज जो है, जो लीडर है बाप्स ऑर्गेनाइजेशन के, बाप्स क्या है, तो बचो संसुई अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। तो बेसिकली अक्षरधाम स्वामी नारायण टेम्पल ही है। ऑफिशिएटेड द इनॉग्रेशन ऑफ अक्षरधाम, द बिगेस्ट हिंदू टेम्पल एवर बिल्ट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट कहा जा रहा है आफ्टर अंकोर वट इन कंबोडिया। इसका जो हाइट कितना है, 191 फीट, और 185 एकर्स में ये सिचुएटेड है। कहाँ पर, तो रॉबिन्स विले सिटी ऑफ न्यू जर्सी, ठीक है। The Akshadan temple has the story of Ramayana and Mahabharata carved on the stones and the built with, ठीक है। तो जिस तरह से जो दिल्ली में या गुजरात में जो फेमस अक्षरधाम टेम्पल है उसी से रिलेटेड टेम्पल बनाया गया है। इट हैज बीन डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स, जिसमें बहुत सारे स्टैचूज,
कलाकृतियां, बहुत कुछ डांस फॉर्म्स ये सब उसमें डिपिक्ट किए गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अ टूल डिजाइन टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट मल्टीपल लेवल्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया ऑल्सो has the lowest child wasting rate in the world। तो ये गलत है। The prevalence of anemia in women aged between 15 and 24 stood at 58.1%। ये स्टेटमेंट सही है। India is ranked last in the Asian the Global Hunger Index 2023। तो ये भी गलत है। हमारा दो ही स्टेटमेंट जो है, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता ही होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स नया आया है जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो 111th है। 111 आउट ऑफ कितने, तो 125 कंट्रीज। ठीक है। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, और गवर्नमेंट का मानना है कि ये सच डेटा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, ऐसा नहीं है। आप भी इसमें, हाँ मैं भी जान सकता हूँ कि ये 111th रैंक तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो रैंक है वो इवन पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे कंट्रीज जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, भूखमरी है, सबको पता है, वो आईएमएफ के भरोसे चल रहा है, फिर भी उनका रैंक बेटर है इन कंपैरिजन टू इंडिया। ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स अ टूल डिजाइन टू मेजर करने के लिए ग्लोबल हंगर अलग अलग लेवल पर। तो मेनली चार क्राइटेरिया होते हैं उनके ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर। पहला होता है अंडर नरिशमेंट, जिसमें कि अंडर नरिशमेंट किसे कहा जाएगा कि अगर आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत है और अगर आपको 2000 कैलोरीज नहीं मिल रही, उसके बदले आपको 1000 कैलोरीज या 1200 कैलोरीज मिल रहे हैं, मतलब आप अंडर नरिश हो रहे हैं। ठीक है। तो जिसकी जितनी कैलोरी इनटेक हो, कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से मिलना चाहिए। फिर चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब एक पर्टिकुलर एज में एक चाइल्ड की पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर उस हाइट नहीं अचीव कर पाता तो उसे चाइल्ड स्टंटिंग कहेंगे। चाइल्ड वेस्टिंग क्या कहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एज पे अगर उसका वेट बहुत कम है, ठीक है, या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गया तो मतलब ओबेसिटी में आ जाएगा, और अगर बहुत एज के हिसाब से अगर वजन बहुत कम है तो उसे चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाएगा। चाइल्ड मोर्टिलिटी तो पता ही है, चाइल्ड का डेथ होना इवन बिफोर द 5th बर्थडे। तो 5 साल के अंदर ही चाइल्ड का अगर डेथ हो जाता है तो वो भी, ये सब क्राइटेरिया है मल्टी डायमेंशनल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो इन द इंडेक्स इंडिया स्कोर अबाउट 28.7%, जिसमें कहा जा रहा है कि सीरियस लेवल ऑफ हंगर है। पाकिस्तान का रैंक 102 है, बांग्लादेश 81 है, नेपाल 69, श्रीलंका 60। देख लीजिए अब कैसा डेटेज है। इन एशिया इंडिया इज अहेड ऑफ अफगानिस्तान एंड यमन। तो सिर्फ हम लोग किससे आगे अहेड है, तो अफगानिस्तान और यमन से ही अहेड है। ठीक है। एनीमिया कितना है, तो 58.1% है विमेन्स में। ठीक है। तो एज 15 to 24, मेनली हेमोग्लोबिन की कमी होती है। As per the index, India is also highest child wasting rate in the world of 18.7%। चाइल्ड वेस्टिंग रेट भी सबसे ज्यादा इस रिपोर्ट के तहत इंडिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है इस इंडेक्स को और कहती है कि ये फ्लॉड मेजर है हंगर को मेजर करने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। It is the largest warship ever built. It is 337-meter long, 78-meter wide, and 76-meter high. The carrier size allows it to support up to 90 aircraft. The aircraft carrier is remarkably agile and top speed of over 30 knots, that is 56 km per hour. It also displaces 1 lakh tons of full load, equivalent to nearly 4 times the weight of steel used for the Howrah Bridge. The above-mentioned lines are refers to which aircraft carrier? Nimitz class, Juan Carlos I, Admiral Kuznetsov, USS Gerald R. Ford। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको इस फोटो से पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, वॉरशिप है। ठीक है। तो आपको पता ही है इसराइल और अब जो पैलेस्टाइन में जो गाजा के बीच में, जो हमास के बीच में जो वॉर हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में
जो यूएस नेवी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है लॉर्ड ऑस्टिन ने ऑर्डर किया है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को कि वो ईस्टर्न मेडिटेरियन से जो कि इसराइल के जो बॉर्डर है वहां पर जाके उसको डॉक किया जाए ताकि इसराइल को मदद मिल सके जब भी सिचुएशंस अगर इसराइल के बाहर हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता ही है यूएसए बहुत ज्यादा यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज इसराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो बताइए द $18 बिलियन न्यूक्लियर पावर्ड ये वॉरशिप है। ठीक है, और इसकी हाइट लेंथ ये पता ही है, हाइट लेंथ उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक कंपैरिजन में देख लीजिए, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है तो आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, तो उसकी हाइट लेंथ कितनी है तो 262 मीटर इन कंपैरिजन टू 337 मीटर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया की वाली जो वॉरशिप है वो बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू जेराल्ड आर फोर्ट। ठीक है, 1 लाख टन ऑफ फुल लोड डिस्प्लेस करती है जो कि हावड़ा ब्रिज के 4 टाइम्स यू जितने स्टील हुआ है हावड़ा ब्रिज में उससे 4 टाइम्स ज्यादा स्टील इसमें यूज हुआ है। 90 एयरक्राफ्ट इसमें सपोर्ट कर सकता है जैसे 5th जनरेशन F-35 हो गया, FA-18 सुपर हॉर्नेट, E-2D एडवांस्ड हॉकाई, EA-18G ग्रोवेर इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट, फिर जो रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सब इसमें आ सकते। तो 90 एयरक्राफ्ट है तो चलता फिरता ये मतलब वॉरशिप इससे बहुत ज्यादा जो जो भी होगी आर्मी डिफेंस वो ऑब्वियसली इससे डर के ही रहेगी। और उसकी टॉप स्पीड 30 नॉट्स है जो ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विद रेफरेंस टू द कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A ferry service has been launched between Nagapattinam and Hambantota। ये क्या स्टेटमेंट सही है तो हम्बनटोटा इज द रॉन्ग। ठीक है, नागापट्टिनम इज करेक्ट बट हम्बनटोटा इज इनकरेक्ट। संगम इज लिटरेचर Pathinopalai tells about boats and ships moving between India and Sri Lanka। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है तो ओनली वन जो वन सॉरी टू ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में और ज्यादा कनेक्टिविटी पे एम्फोसिस दिया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट द लॉन्च ऑफ फेरी सर्विसेज बिटवीन नागापट्टनम एंड श्रीलंका कंकेशथुरई is an important milestone in strengthening the relation between two countries। ठीक है, तो नागापट्टिनम and towns nearby have long been known for sea trade and many countries including Sri Lanka। और जो संगम एज के लिटरेचर्स है Pathinapallai and Manimekalai speaks about the boats and ships between India and Sri Lanka। साथ ही साथ में जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनके साथ भी। इट ऑल्सो ब्रिंग अवर कंट्रीज क्लोजर आवर पीपल क्लोजर टू आवर हार्ट्स क्लोजर, है ना। तो ये इससे और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ना ही अभी रूट कौन सा है तो मेनली एरियल रूट ही है, तो अब सी रूट भी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा इंडिया के लिए और साथ ही साथ श्रीलंका के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस। प्लेसेस एंड न्यूज और लोकेशन क्या क्या है। तो पार्वती कुंड क्या उत्तराखंड में है तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, अभी पता ही होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर गए थे, पूजा पाठ किए थे। फिर कचार कहाँ पर है, कचार हिल्स आपको अगर पता होगा तो ये वेस्ट बंगाल नहीं होगा, ये असम होगा। फिर चुराव आइलैंड क्या केरला में है तो ये केरला में भी नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ ओनली जो पार्वती है वो आपका उत्तराखंड में, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो कचार जो है असम में है एंड चुराव आइलैंड जो है वो गोवा में है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। High Atlas Mountains were in the news due to a 6.8 magnitude earthquake. The Atlas Mountain pass through which states? Morocco, Algeria, Tunisia, Tanzania, Kenya। करेक्ट आंसर कौन से है तो हाई एटलास माउंटेन जो रेंज है जो मेनली अटलास माउंटेन रेंज वो कौन कौन से कंट्रीज में है तो आपको इस मैप में अगर पता चलेगा तो ये अफ्रीका का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और इसमें 3 देशों में मेनली ये अटलास माउंटेन रन करती है मेनली। तो एक है मोरक्को सबसे वेस्टर्न मोस्ट, देन आता है अल्जीरिया, देन आता है छोटा सा एक ट्यूनिशिया। ठीक है, तो ओनली थ्री मोरक्को अल्जीरिया एंड ट्यूनिशिया विल बी द करेक्ट आंसर। जो तंजानिया और केनिया है वो
अफ्रीका के सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है, सदर्न या सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है। मेनली ये तीनों में ही एटलास माउंटेन पास होती है, तो ओनली 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था हाई एटलास माउंटेन रेंज, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे पीपल इंजर्ड हुए थे, बहुत सारे बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए थे, जो कि मोरक्को की सबसे डेडलीस्ट कहा जा रहा है सिंस 1916, मोस्ट पावरफुल सिंस 1900। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत कम है, इसीलिए उतनी डेथ नहीं हुई है, और बहुत अच्छी ही बात है, डेथ जितनी कम होगी और अच्छी है। While organized camps of huge government-issued tents, military health clinic are sprouted in some parts of the larger cities, areas of rough terrain are still living on contribution left by individuals along the roadsides. The city of Marrakech was about 72 kilometers from the epicenter and suffered some damage. ठीक है, तो ये क्या इसकी कैपिटल कौन सी है? माराकेश है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। With the host of annual meetings of the World Bank and the International Monetary Fund as planned on 9th and 15th। तो ये 9th और 15 को मेनली इसकी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मीटिंग होने वाली थी माराकेश सिटी में, जो कि मोरक्को की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज है, तो वो कैंसिल फिलहाल के लिए की गई है। ठीक है, द एटलस माउंटेन्स separates the Sahara Desert from Mediterranean and Atlantic Ocean. It stretches to Morocco, Algeria, and Tunisia. Option B is the correct statement. Next question पे move करेंगे। Consider the following pairs। कौन कौन से न्यूज में थे? तो प्लेसेस इन न्यूज, मिनेसोटा, क्या वो फ्रांस में है? डेमस्कस, मिनेसोटा ऑब्वियसली फ्रांस में नहीं है, ये यूएसए में होगा। डेमस्कस सीरिया में है, तो हाँ इसकी कैपिटल है। काचिन क्या चाइना में है? तो नहीं, ये म्यांमार में है। ठीक है, तो ये सब न्यूज में ऐसे रहते हैं, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो ओनली वन स्टेट जो है वो सही होगा। ठीक है, ओनली वन ऑप्शन इज द करेक्ट। तो मिनेसोटा यूएसए में है, डेमास्कस सीरिया में है, ऑब्वियसली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हमेशा ही न्यूज में रहते हैं। एंड काचिन जो है वो म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार बर्मा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच कंट्री इज प्लानिंग टू बिल्ड आर्टिफिशियल आइलैंड इन द नॉर्थ सी एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू स्विच टू ग्रीन एनर्जी? नॉर्थ सी की बात की जा रही है। नॉर्थ सी कहाँ है? तो यूरोप में, जो कि यूनाइटेड किंगडम के पास में है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, डेनमार्क, रशिया, एस्टोनिया, तो इनमें से कौन सा होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी में, विंड एनर्जी, सोलर, इन सब में डेनमार्क बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, बाकी कंट्रीज के रेस्पेक्ट में डेनमार्क बहुत आगे है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो डेनिश गवर्नमेंट ऑथराइज अ प्लान टू डेवलप ए आर्टिफिशियल आइलैंड इन द नॉर्थ सी। ठीक है, तो इसके 210 बिलियंस के जो लोकल करेंसी है उसमें उसकी खर्च आएगा। ग्रेटेस्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट इन डैनिश हिस्ट्री से कहा जा रहा है। तो एनर्जी आइलैंड इज बेस्ड, ये फोटो में आपको नजर आ रहा होगा, इज बेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट सर्व्स द हब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सराउंडिंग ऑफशोर विंड फार्म्स। तो मेनली जितने भी विंड फार्म्स होते हैं, क्योंकि डेनमार्क और इंडिया का बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन विद डेनमार्क इन रिस्पेक्ट टू विंड एनर्जी, इसीलिए मेनली वहां से विंड एनर्जी जनरेट होती है। द आइडिया इज टू कनेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन डेनमार्क एंड द नेबरिंग कंट्रीज। और पता ही है डेनमार्क का बहुत सारा एग्रीमेंट हो चुका है अदर यूरोपियन कंट्रीज से, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम से। तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम द फ्यूल बेस्ड एनर्जी, नेचुरल गैस बेस्ड एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ। एंड द डिसीजन कम्स आफ्टर यूएस declared ambitions to restructure electrical grid to rely primarily on renewables within the decade and to more than double its offshore wind energy capacity by 2050। ठीक है, तो ये पूरा यूरोपियन यूनियन ही ऐसा करने वाला है, टाइम टाइम पता चल जाएगा। आर्टिफिशियल आइलैंड इज लोकेटेड अबाउट 80 किलोमीटर इनटू द नॉर्थ सी एंड मेजॉरिटी इज ओन्ड बाय द डैनिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द बॉर्डर सिटीज ऑफ Reynosa and Matamoros were in the news due to the increase in sexual violence against migrants. These two cities are situated on the border of which? USA, Canada, Iran, Iraq, Mexico, USA, Syria, Iraq। तो ऑब्वियसली रेनोसा एंड माटामोस आपको नाम से पता चल गया होगा, ये इराक और मिडिल ईस्टर्न में तो होगा नहीं, यूएसए और कनाडा या मेक्सिको यूएसए में। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो होगा आंसर सी में होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेक्सिको का कैपिटल क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द गल्फ कार्टेल एंड द नॉर्थ ईस्ट कार्टेल आर बोथ एक्टिव इन द रीजन एंड किडनैप माइग्रेंट्स ऑफ फॉर रैंसम, पर्टिकुलरली दोज हु अराइव विदाउट स्मगलर्स प्रोटेक्शंस अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एनालिस्ट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो मेक्सिको है वहां से बहुत सारे माइग्रेंट जो है यूएसए में जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो उनके साथ भी बहुत ज्यादा गलत काम किया जाता है। द अटैक came amid an increase in the sexual violence against migrants in the border city of Reynosa and Matamoros, both major transit routes of immigrants seeking to enter USA। ठीक है, ये दोनों यूएसए एंड मेक्सिको के बॉर्डर में है। The criminal investigation into the rape of the foreign nationals, excluding Americans, were the highest on record in the two cities this year। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वहां पर सेक्सुअल वायलेंस की असॉल्ट की इन दो शहरों में सबसे ज्यादा मिलती है। द हाई रिस्क किडनैपिंग एंड सेक्सुअल असॉल्ट इन रेनोसा एंड मेटामोस इज वन ऑफ द फैक्टर्स पुशिंग माइग्रेंट्स टू क्रॉस इलीगली। ठीक है, तो इसके कारण क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो इलीगली एंटर करते हैं थ्रू द गल्फ, जो गल्फ मेक्सिको गल्फ है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, वहां से वो यूएसए में एंटर करते इलीगली। ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल इश्यूज हैं यूएसए और मेक्सिको के लिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तो एमरल्ड आइल्स experienced flooding after tropical storm Ophelia made landfall. The island is located in where? Canada, USA, Peru, यूनाइटेड किंगडम। तो एमरल आइल्स कहाँ से सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी जो यूएसए में मेनली सिचुएटेड है। बहुत अच्छा खूबसूरत सा एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा वेकेशंस के लिए लोग जाते हैं। तो resident in part of the coastal North Carolina and Virginia experienced flooding after tropical storm Ophelia made landfalls near North Carolina Barrier Island। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टॉर्म आया था। ठीक है, द स्टॉर्म केम ऑल्सो नियर एमरल्ड आइल्स एंड नियर हरिकेन स्ट्रेंथ विंड। मतलब हरिकेन के लिए तो 70 माइल्स पर आवर्स के से ज्यादा चाहिए विंड की जो स्पीड होती है, ब्रिंगिंग रेन एंड डेंजरस सर्जेस। ठीक है, तो ये पता ही होगा आपको कि जो न्यूयॉर्क सिटी है वहां पर बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस के जो बिल्डिंग्स हैं, ट्रेड सेंटर, इन सब के बिल्डिंग्स आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा, और बहुत रिसेंटली वहां पर फ्लड भी आया था। तो इसके लिए बहुत बार कहा जा रहा है कि जो यूएसए है उस वहां से जितने भी यूनाइटेड नेशंस की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उसे शिफ्ट करके बेटर प्लेस पे सिचुएट किया जाए। ठीक है, तो इस पे भी बात चलते रहती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ सांगशी, हेनान एंड इनर मंगोलिया माइंस were recently in the news. These mines are associated with which? Bauxite, coal, uranium, iron। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल के लिए बहुत ज्यादा फेमस और बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइंस है। ठीक है, तो ये मेनली मंगोलिया और चाइना के जो बॉर्डर एरियाज वहां पर ही सिचुएटेड है। तो अकॉर्डिंग टू a report ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, जो कोल एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू शेड more than 4 lakh mining jobs equivalent to 100 workers per day by 2035। तो ये रिपोर्ट में कहा गया कि 4 लाख से भी ज्यादा माइनिंग जॉब्स इन द बाय 2035 में ये कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब कंट्रीज क्लाइमेट प्लेजेस, क्लाइमेट चेंजेस पे काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं, फ्यूल्स पे ज्यादा निर्भर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से बहुत ज्यादा इसमें जॉब लॉसेस होंगी, और इस पे सबसे ज्यादा लॉसेस कहाँ होंगे, तो चाइना और इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्रीज में होंगे। तो सांगसी रीजन ऑफ चाइना जो कि मोस्ट एम्प्लॉयमेंट लॉसेस कहा जा रहा है, 2.5 लाख के आसपास उसमें लॉसेस होगी। और इंडिया की जो कोल इंडिया है वहां से भी बहुत सारे जॉब लॉसेस की आशंका बताई जा रही है, ऑलमोस्ट 74,000, लेकिन चाइना में और भी ज्यादा है। ठीक है, तो कोल माइनिंग जॉब्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन रिमोट कोल रीजन्स एक्टिंग एज एन एंकर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। पता ही है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कोल्स पे। ठीक है, तो ये सब जो रीजन्स हैं वहां पर जॉब लॉसेस इन सब में कम होंगे। तो इंडिया द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कौन है, तो इंडिया है, हैज अ वर्क फॉर अप्रोक्सीमेटली हाफ द साइज ऑफ सांगसी। ठीक है, तो इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, लेकिन जो इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, बहुत वाइड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द बीमा सुगम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
It is an online platform where customers can choose a suitable scheme for multiple options given by various companies. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दिस प्लेटफॉर्म्स विल नॉट हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। तो हेल्प क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। एक टाइप ऑफ ये फेयर ही है जहाँ पर अलग अलग कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब आके एक्ट एक फेयर के तरह है, मेले के तरह। इट एक्ट एज अ सिंगल विंडो फॉर द पॉलिसी होल्डर टू मैनेज हीज हर इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बीमा सुगम पोर्टल जो है IRDAI, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने ये कह दिया है। तो बीमा सुगम इज अ बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कस्टमर्स चूज कर सकते हैं सुटेबल स्कीम फॉर मल्टीपल ऑप्शंस गिवन फॉर वेरियस कंपनीज। द ऑल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, जनरल इंश्योरेंस जैसे मोटर या ट्रैवल का, वो बीमा सुगम में मिल जाएगा आपको। दिस प्लेटफॉर्म विल एड इन वेरियस जो पेपरलेस पेमेंट ऑफ क्लेम्स है ना, तो आजकल पेपरलेस पे ज्यादा फोकस की जाती है। वेदर द हेल्थ कवरेज, डेथ बेस्ड जितने भी अब फाइनेंशियल काम होते हैं वहाँ पे पेपर का यूजेस बहुत कम हो चुका है, डिजिटली सब कुछ हो रहा है। तो IRDAI has formulated committee to develop the platform and shortly issues request for proposals to select service provider for the platform। तो ये मेनली अभी बातचीत हो रही है, लेकिन कुछ महीने में या अगले साल तक ये लॉन्च भी हो जाएगा। द proposal platform would act as a single window for the policy holders to manage his or insurance coverage। ठीक है, it would deliver seamless end-to-end solutions for consumers insurance needs including purchasing, servicing and settlement। ये सभी हो सकता है। It will enable insurance firms to have real-time access to authenticated and genuine data from numerous touch points। ठीक है, तो जिस तरह से आजकल डिजिटाइजेशन हो रही है सब चीजों में, मेनली फाइनेंशियल सेक्टर्स में, इस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। द प्लेटफॉर्म विल कनेक्ट द इंटरमीडियरीज एंड एजेंट्स। तो जो एजेंट्स हैं टू सेल इंश्योरेंस एंड सर्विस एंड डिलीवर सर्विसेज टू पॉलिसी होल्डर्स अमॉन्ग अदर थिंग्स, विच ऑल्सो रिड्यूसिंग पेपर वर्क। तो पेपर की भी बचत होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ ही ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा है वीडियो का। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, शेयर कीजिए वीडियो के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।